बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजनन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। किस प्रकार से इससे पहले जैसे हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा इससे पहले। अब उनके अंदर जो नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंडाशय, वृषण में शुक्राणु का निर्माण और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये जो घटना होती है, इस घटना को युग्मक जनन बोला जाता है। गैमेटोजेनेसिस इसको बोलते हैं, युग्मकों का निर्माण होना। द्विगुणित जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है, चाहे वो नर जनन अंग हो चाहे मादा जनन अंग हो, उनमें डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं। उनसे अगुणित हैप्लॉइड का मतलब 2n से n अगुणित हैप्लॉइड युग्मकों का निर्माण होने की जो घटना है और उसका विभेदन होना, ये घटना कहलाती है युग्मक जनन। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु को नर युग्मक कहेंगे और अंडाणु को मादा युग्मक कहेंगे। ये बनने की जो घटना होती है इसको युग्मक जनन कहा जाता है। नर जनन अंग वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा जनन अंग अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ये जो युग्मक जनन होता है ये दो प्रकार से होता है। अगर मेल में देखें तो उसको शुक्र जनन बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस उसको कहते हैं, और मादा में अंड जनन उसको कहते हैं oogenesis। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र जनन की, स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात करते हैं। मादा जो नर होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनके जो वृषण में उपस्थित जो द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो शुक्र जनन हमें कह सकते हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जो कि कुंडलित नलिकाएं होती है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो वृषण होते हैं उनमें प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष पाए जाते हैं, और प्रत्येक कक्ष में 1 से लेकर 4 जो है नलिकाएं पाई जाती है, जिनको शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। उनके अंदर द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती, कोशिकाएं पाई जाती है। इनसे अगुणित सूक्ष्मदर्शीय सक्रिय नर युग्मक शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो घटना शुक्र जनन कहलाती है। अब ये जो शुक्र जनन की घटना है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और एक बार शुक्राणुओं का निर्माण होने में 74 दिन लगते हैं। टोटल 74 डेज इसको लगते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें कि ये जो प्रक्रिया है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, ये इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा है शुक्र कायांतरण। इसी के अंतर्गत दो चरण होते हैं इसके। स्पर्मेटिड का निर्माण होता है पहले और फिर शुक्र कायांतरण होता है। अब सबसे पहला जो चक्र है इसका वह है स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। इसके अंतर्गत 3 प्रावस्थाएं आती है। जब हम मादा प्रजनन की क्रियाविधि पढ़ते हैं उसमें भी 3 अवस्थाएं आती है, इसमें भी 3 अवस्थाएं आती है। इसमें जो है सबसे पहली जो प्रावस्था आती है उसको बोला जाता है गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन प्रावस्था का मतलब है कि इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जब वृषण की हम जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, उनकी जो जननिक एपिथीलियम होती है, जो उनकी एपिथीलियम सेल्स होती है, जननिक एपिथीलियम, जर्म एपिथीलियम जो होते हैं, उनमें जो कोशिकाएं होती है जिनको बोला जाता है प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं, या उनको गोनोसाइट भी कहते हैं, जो कि द्विगुणित होते हैं, 2n होते हैं। उनमें तेजी से समसूत्री विभाजन होना शुरू होता है। बहुत तेजी से वो जो है समसूत्री विभाजन करते हैं, और समसूत्री विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से 2 कोशिकाओं, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से अनेक कोशिकाएं बनती है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है जो कि पितृ कोशिका में रहती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इससे जो है अनेक गोल आकार के द्विगुणित वही सेम 2n जो है शुक्राणु मातृ कोशिकाएं बनती है, और यही जो शुक्राणु मातृ कोशिकाएं हैं इनको हम शुक्राणु जनक भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को कहा जाता है, इनको गोनोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया इनको बोला जाता है, और इनका निर्माण होता है जब जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉयड होती है, और यहाँ पर इनकी संख्या कहीं अधिक होती है। अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें तो इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। वृद्धावस्था, इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको बोला जाता है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था इसको बोला जाता है। इसमें जो है इसका जो वृद्धि प्रावस्था का मतलब है कि इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो शुक्राणु जनक है, जो कि डिप्लॉयड है, वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं,
सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती है, जैसे हमने पहले भी बताया कि जो कक्ष पाए जाते हैं और जिनमें कि जो नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, शुक्रजनन नलिकाएं जिनको हम कहते हैं, उनमें जो है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका काम होता है इनका पोषण करना। अब होता क्या है, इनका आकार बढ़ता है और ये आकार में दुगने हो जाते हैं और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका ये बनाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये अर्धसूत्री विभाजन के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं। ये वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट जो प्रावस्था होती है उसको कहा जाता है परापक्वन प्रावस्था, उसको मैचुरेशन फेज का कहते हैं। मैचुरेशन फेज का मतलब होता है कि अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होना है। जो प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका है, जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, वो जो है अब जो कि 2n होती है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है और दो अगुणित असमान, मतलब दो आकार में अलग अलग दो अगुणित, जो कि जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आदि 23 रह जाती है, उनमें विभाजित होती है। जो इसमें जो है जो बड़ी वाली होती है वो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहलाती है। ये जो दोनों जो आकार के होते हैं, ये एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहलाती है और जो छोटा होता है इसी प्रकार से जो है ये आगे फिर दोबारा मियोसिस डिवीजन करते हैं और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 2 से फिर 4 कोशिकाएं बनाते हैं। मियोसिस डिवीजन का जो सेकंड पार्ट है वो ये करते हैं और 4 कोशिकाएं इससे बनते हैं। चारों जो है ये स्पर्मेटिड कहलाते हैं। जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है उससे पहले द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है, फिर उससे जो है दोबारा दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकंड पार्ट होता है उसका, और उससे 4 अगुणित जिनमें कि गुणसूत्रों की संख्या 23 रहती है, उस संरचना को स्पर्मेटिड कहा जाता है। ये तो हो गया स्पर्मेटिड का निर्माण, जिसमें कि 3 चरण होते हैं। अब इसका अगला भाग होता है शुक्र कायंत्रण, जिसको कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो स्पर्मेटिड होते हैं वो गोल आकार के होते हैं, अचल होते हैं इस प्रकार से बीच में इसमें, और धीरे धीरे जो है इनका जो आकार है वो इस प्रकार का हो जाता है। पीछे से इसमें टेल बननी शुरू हो जाती है इस प्रकार से। और ये जो बाद में हम जब शुक्राणु की संरचना देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना जो है हमको देखने को मिलती है। और इस प्रकार की ये इसमें इसका क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। और इस प्रकार से ये जो अग्रभाग होता है इसको एक्रोसोम कहा जाता है। इसका कार्य भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो स्पर्मेटिड होते हैं वो अचल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते हैं। धीरे धीरे में पूंछ का निर्माण होता है और वो जो है एक तरफ से उनमें जब पूंछ का निर्माण हो जाता है तो वो सचल हो जाते हैं, चलने वाले मूवमेंट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, का मतलब है n गुणसूत्र इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नर जनन जो है नर जनन तंत्र में का जो एक तरह प्रकार से उसकी मैकेनिज्म है, किस प्रकार से इसको हम जो शुक्राणु है इसको हम नर युग्मक भी कह सकते हैं। ये नर युग्मक कहलाता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि है। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। थैंक यू।